हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करने वाला है और इसको हम लोग आपको डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको एक फिगर दिखाएंगे, उसके माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, राज्य सरकार में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें, या तो फिर यही क्वेश्चन आपको चेंज करके दे सकता है, राज्यपाल की भूमिका और कार्यों का वर्णन करें, या तो फिर राज्यपाल की भूमिका, शक्ति एवं कार्यों का वर्णन करें। किसी भी प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन चेंज करके दे सकता है राज्यपाल के बारे में, तो आपको आंसर सेम यही लिखना है। अब इसके आंसर को मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक डायग्राम समझाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ से आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, एक होता है केंद्र स्तर पर, एक होता है राज्य स्तर पर। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो केंद्र में जितना इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति होते हैं, उतना ही राज्य में होते हैं राज्यपाल। ठीक है, उसके बाद जैसे ही केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं। जिस प्रकार से केंद्र में केंद्र सरकार होते हैं, वैसे राज्य में राज्य सरकार होते हैं। ठीक है, यानी केंद्र में देखिए सारा कुछ प्रधानमंत्री के हाथों में होता है, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट किसको माना गया? राष्ट्रपति को। वैसे ही राज्य सरकार में सारे कार्य किसके हाथों में होता है? मुख्यमंत्री के हाथों में। लेकिन वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट किसको माना गया? राज्यपाल को माना गया है। ठीक है, तो हम लोग राज्यपाल को ही देखने वाले हैं, राज्यपाल के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे राज्यपाल की भूमिका। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना आवश्यक है। अनुच्छेद 153 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना आवश्यक है। राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व होता है। देखिए, जो राज्यपाल होता है ना, वो केंद्र सरकार का क्या होता है? प्रतिनिधित्व होता है। मतलब जिस प्रकार से केंद्र सरकार में राष्ट्रपति होता है ना, वैसा ही हमारे राज्य में क्या होता है? राज्यपाल होते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना कि राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व होता है। अब ऐसा नहीं कि जो जो इंपॉर्टेंट हम बात बताएंगे वो सारा का सारा एग्जाम में लिखो ही, जो भी कुछ आपको समझ में आएगा वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व होता है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं और उसी की तरह राज्य में कार्यपालिका की शक्ति उसी के अंदर निहित होती है। यानी कि क्या समझे कि केंद्र में जिस प्रकार से राष्ट्रपति होते हैं ना, उसी की तरह राज्य में क्या होते हैं? हमारा राज्यपाल होते हैं। और जितने भी सारे कार्यपालिका यानी कि जितने भी सारे कार्य होते हैं, वो सभी का शक्ति इसी राज्यपाल के हाथों में ही होती है। राज्यपाल राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति होते हैं ना, वैसे ही राज्यों में जो प्रथम व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। लेकिन वास्तविक शक्तियाँ मुख्यमंत्री के पास होती है। जो वास्तविक शक्ति होती है ना, मुख्यमंत्री के पास होती है। जैसे कि वास्तविक जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। वास्तविक शक्ति जो कि प्रधानमंत्री के हाथों में होती है, लेकिन देश का सर्वोच्च नागरिक, हमारा ये सर्वोच्च जो सबसे बड़ा है, वो किसको माना गया है? राष्ट्रपति को माना गया है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी हमारा राज्य में भी लागू होता है। ठीक है, सारा शक्ति मुख्यमंत्री के पास होता है, लेकिन प्रथम व्यक्ति किसको माना गया है? राज्यपाल को माना गया है। राज्य की सारी कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल के पास होती है। जब राज्य में जितनी सारी शक्ति, जितने सारे कार्य हो, सब राज्यपाल के पास होते हैं। और सभी कार्य उन्हीं के नाम से होते हैं। किसके? राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। राज्यपाल विभिन्न कार्यकारी कार्यों के लिए महज अपनी सहमति देते हैं। राज्यपाल जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं उसके लिए अपना सहमति देते हैं। भारतीय संविधान के मुताबिक, अगर हमें भारतीय संविधान के मुताबिक बात करें, तो राज्यपाल स्वतंत्र रूप से कोई भी बड़ा निर्णय नहीं ले सकता है। अगर हम अपने संविधान के अकॉर्डिंग देखें तो राज्यपाल के पास इतना भी शक्ति नहीं होता कि कोई वो बड़ा कार्य का निर्णय ले सकते हैं, नहीं। ठीक है, राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के अधीन होते हैं। यानी राज्य के जितने सारे बड़े बड़े जो शक्तियाँ होती है ना, बड़े बड़े जो कार्य होते हैं, वो मुख्यमंत्री के हाथ में, और मुख्यमंत्री के जो मंत्रिमंडल होते हैं, ठीक है, उसके हाथों में होते हैं, ना कि राज्यपाल के हाथों में होते हैं। राज्यपाल के हाथों में होते हैं छोटे छोटे, और राज्यपाल को प्रथम व्यक्ति माना गया है, लेकिन बड़े बड़े जो शक्ति है ना, वो मुख्यमंत्री के हाथों में होती है और मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल के हाथों में होती है, ना कि राज्यपाल के हाथों में होती है। तो ये राज्यपाल की भूमिका में जो भी कुछ आप लोगों ने समझे उसके बारे में आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, हर एक पॉइंट को माइंड नहीं करना है कि ये पॉइंट हमको समझ नहीं आया। जो समझ नहीं आया, कुछ तो इतना में समझ में आएगा, वो आपको भूमिका में लिख देना है। अब बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति, कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। यानी कि राज्यपाल का नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे एक और अनुच्छेद आपको याद रखना है, 155। अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर तथा मुहर लगे हस्ताक्षर द्वारा की जाती है। देखिए 155 में क्या कहा गया कि राज्यपाल की जब नियुक्ति होती है ना, तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं, मुहर लगाते हैं, तब वहाँ पर जाकर के नियुक्ति होता है। भारत में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
ये बात पता है आपको। राज्यपाल की नियुक्ति करने से पूर्व यानी राज्यपाल की नियुक्ति करने से पहले संबंध राज्य के मुख्यमंत्री का परामर्श भी लिया जाता है। यानी कि जब राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसके मुख्यमंत्री से थोड़ा पूछताछ भी कर लेते हैं कि हम आपके राज्यपाल की नियुक्ति करने जा रहे हैं, है ना। राष्ट्रपति जब चाहे उसे पद से हटा भी सकते हैं। राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद भी अपने पद पर तब तक कायम रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्ति ना हो जाए। देखिए, राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को 5 साल से पहले भी हटा सकते हैं, और अगर 5 साल हो गया और अभी तक कोई दूसरा राज्यपाल नहीं आया तब तक पुराना वाला राज्यपाल उस पर अभी तक मतलब लगे रहेंगे, उस पर अभी वो हटेंगे नहीं, ठीक है। जब तक उसका उत्तराधिकारी मतलब जब तक उसको संभालने वाले नहीं आएंगे तब तक ये उस पद पे लगे रहेंगे। राज्यपाल अपने अवधि के अंतर्गत भी राष्ट्रपति के पास अपना त्यागपत्र देकर पद त्याग कर सकता है। लेकिन मान लो 5 साल हो गया, अब राज्यपाल छटपटा रहे हैं कि नहीं हमको अब छोड़ना ही छोड़ना है और दूसरा कोई उसको संभालने वाला नहीं आए, तो भी वो चाहें तो राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे करके वहाँ से वो जा सकते हैं। ये हो गया राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब चलते हैं राज्यपाल का कार्यकाल, कि जो राज्यपाल का कार्यकाल क्या होते हैं, ठीक है, यानी कार्य करने का समय कितने होते हैं। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में जानकारी दिया गया, ठीक है, कि इसका मतलब कितने समय के लिए कार्य करेंगे और क्या क्या कार्य करेंगे, ठीक है। आमतौर पर राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो अनुच्छेद 156 में बताया गया इसके बारे में, और यहाँ पे इसका जो समय होता है वो 5 सालों के लिए होता है। अब देखते हैं 156(1) में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 156(2) में क्या बताया गया है, और अनुच्छेद 156(3) में क्या बताया गया है। देखिए, अनुच्छेद जो 156(1) है ना, इसमें यह बताया गया है कि राज्यपाल तब तक अपने पद पर बना रहता है या तो फिर बना रह सकता है जब तक कि राष्ट्रपति की इच्छा हो, यानी राष्ट्रपति का जब तक इच्छा रहेगा तब तक राज्यपाल उस अपने सीट पर बना रहेगा। इस तरह राष्ट्रपति राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में हस्तांतरित कर सकता है। अब देखिए, इस प्रकार से राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज भी सकते हैं, ठीक है, अथवा उसी राज्य में फिर से नियुक्ति कर सकते हैं, या तो फिर उसी राज्य में फिर से उसको नियुक्ति कर सकते हैं, अथवा राष्ट्रपति उसे किसी भी समय पद से हटा भी सकते हैं, दूसरे राज्य भेज सकते हैं, या तो फिर उसी राज्य में रख सकते हैं, या तो फिर उसे किसी भी समय हटा सकते हैं। ऐसा प्रावधान किया गया अनुच्छेद 156(1) में। अनुच्छेद 156(2) है, इसमें बताया गया कि राज्यपाल राष्ट्रपति के पास अपना त्यागपत्र भेजकर वो मुक्त हो सकते हैं। 156 अनुच्छेद 2 में बताया गया कि राज्यपाल चाहे तो उसका अगर वो अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो राष्ट्रपति के पास अपना त्यागपत्र दे करके वो वहाँ से निकल सकते हैं, पदमुक्त हो सकते हैं, मतलब वहाँ से हट सकते हैं। अनुच्छेद 156(3) के अंतर्गत ये बताया गया है कि उपयुक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त राज्यपाल अपनी नियुक्ति की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। मतलब जब से वो नियुक्ति हुआ है, जब से बना है, तब से लेकर के 5 वर्ष तक वो अपना सीट पर रह सकते हैं, उसको कोई हटा नहीं सकता है। और अगर वो खुद से हटना चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे करके वहाँ से वो निकल सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों इसका कार्यकाल, ठीक है, यानी कि वो कितने समय तक राज्यपाल के सीट पर रह सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड पड़ता है किसके हाथों में है, ये है राज्यपाल के हाथों में और राष्ट्रपति के हाथों में। राष्ट्रपति जब चाहेंगे तो इसको निकाल भी सकते हैं, और राज्यपाल भी खुद चाहेंगे तो ये निकाल सकते हैं, या तो फिर 5 सालों के लिए रह सकते हैं, या तो राष्ट्रपति इसको दूसरे राज्य में भेज सकते हैं, या तो फिर उसी राज्य में रख सकते हैं, या तो फिर अगर वो चाहे तो खुद से हट भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कार्यकाल देख लें। अब देखते हैं राज्यपाल की योग्यताएं, कि राज्यपाल की योग्यताएं क्या है। तो योग्यता के बारे में हमारे अनुच्छेद 157 और 158 में बताया गया कि राज्यपाल की क्या क्या योग्यताएं हैं। चलिए देखते हैं कि क्या क्या इसका योग्यताएं हैं। तो देखिए, सबसे पहला इसका योग्यता है कि अगर आप राज्यपाल बनना चाहते हैं तो आप भारत का नागरिक हो। दूसरा, आपकी उम्र जो हो 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, या तो फिर इससे अधिक भी रहेगा चलेगा। तीसरा पॉइंट है, संसद अथवा राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। मतलब तीसरा पॉइंट इसका यह कि संसद अथवा राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदस्य का सदन आप सदस्य ना हो, नहीं तो फिर आप राज्यपाल में काम नहीं कर पाओगे ना। आप अगर कहीं दूसरे नेता बने रहेंगे तो आप दूसरे जगह का तो काम नहीं कर पाएंगे, सीधा सीधी बात है ना। अगर आप संसद में रहेंगे, विधानमंडल में रहेंगे, तो फिर आप राज्यपाल में कब जा कर के काम करेंगे वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, लालची ना हो। पांचवा, वह राज्य से बाहर का व्यक्ति हो, छठा, वह राज्य की स्थानीय राजनीति से घनिष्ठता से ना जुड़ा हो। मतलब वह राज्य की जो स्थानीय राजनीति है ना, वहाँ का राजनीति, उसमें आप घनिष्ठता से जुड़े हुए ना होना चाहिए,
ठीक है। सातवां है पिछले कुछ समय में उसने सक्रिय राजनीति में भाग ना लिया हो, यानी कि पिछले ही कुछ समय में वो सक्रिय रूप से राजनीति में भाग ना लिए हो। ठीक है, ये हो अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये 7 पॉइंट अगर है उनके अंदर, ये सातों चीज़ उसके अंदर अगर निखर रहा है तब वो राज्यपाल बनने के योग्य है, नहीं तो वो राज्यपाल बनने के योग्य नहीं है। अब देखते हैं राज्यपाल की शक्ति और कार्य। तो देखिए राज्यपाल के पास निम्नलिखित शक्तियाँ और कार्य होती है। पहला, कार्यकारी शक्तियाँ। अब ये कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत बहुत सारे आएंगे। देखिए पहला, देखिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक कार्यकारी कार्रवाई केवल राज्यपाल के नाम पर ही किया जा सकता है। देखिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक कार्यकारी जितने भी सारे कार्य हैं वो केवल राज्यपाल के नाम पर ही हो सकता है, दूसरे के नाम पर नहीं। जितने भी सारे कार्य हैं राज्यपाल के नाम पर ही हो सकता है। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा लिए गए कार्यकारी निर्णय को प्रमाणित करने के नियम राज्यपाल द्वारा ही किए जाते हैं। यानी राज्य सरकार द्वारा जितने सारे कार्यों का निर्णय लिया जाता है उसको प्रमाणित करना कि सही है कि गलत, प्रमाणित करने का जो नियम है वो राज्यपाल के द्वारा ही होता है कि ये अगर कार्य है तो इसको प्रमाणित करना कि सही है गलत है क्या है नहीं है सिद्ध करना। ठीक है, एक किसके हाथों में होता है? राज्यपाल के ही हाथों में होता है। नेक्स्ट है राज्य सरकार के व्यापारिक लेन देन को सरल बनाने के लिए नियम बनाना उसके अधिकार में है। यानी कि देखो राज्य सरकार के अंतर्गत जितने सारे व्यापार होते हैं, व्यापारिक होते हैं, लेन देन की प्रक्रिया होते हैं, उसको सरल बनाना, सिंपल बनाना, ताकि जो बिजनेस है व्यवसाय हो वो बहुत सरल ढंग से हो सके। ठीक है, तो ये सब का जो नियम कानून होता है ना वो राज्यपाल के ही हाथों में होती है। नेक्स्ट है राज्यपाल ही राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यानी राज्यपाल ही जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य जो मंत्रियां होती है उसकी नियुक्ति करता है। राज्य के विश्वविद्यालय में जो कुलपतियों की नियुक्ति भी करता है। जो राज्य के विश्वविद्यालय होता है ना, यूनिवर्सिटियाँ, उसके जो कुलपति होते हैं ना उसका भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। राज्यपाल ही राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। ये पॉइंट मैंने ऊपर ही लिख दिया दोस्तों, आप चाहो तो नीचे भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यपाल के मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की सूचना मांगने का अधिकार है। और राज्यपाल के पास ये भी अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की सूचना मांग सकते हैं, इसमें कोई डर नहीं है। ठीक है, राज्यपाल जब चाहे तो मुख्यमंत्री के पास जाकर के किसी भी चीज़ के बारे में सूचना मांग सकते हैं, इसमें कोई डर भय नहीं है। अब आते हैं विधायी शक्तियाँ। तो देखिए राज्यपाल को विधानमंडल को बुलाने तथा उसे संबोधित करने का अधिकार है। राज्यपाल को ये अधिकार है कि वह विधानमंडल को बुला भी सकते हैं और उसे संबोधित भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वह विधानसभा को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भंग कर सकता है। यानी कि राज्यपाल क्या कर सकते हैं? विधानसभा को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी भंग कर सकते हैं। यानी कि जो विधानसभा का कार्यकाल यानी कि जो उसका समय है उस समय समाप्त भी नहीं हो रहा होगा उसके पहले ही इसको भंग करने का अधिकार है। यानी समय से पहले चाहे तो भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है वह किसी एक अथवा दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है तथा उसमें संदेश भेज सकता है। देखिए जो 2 सदन होते हैं ना, तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं? दोनों सदन को संबोधित कर सकते हैं तथा उसमें कुछ संदेश भी चाहे तो भेज सकते हैं दोनों सदन को। नेक्स्ट क्या, राज्यपाल विधान परिषद के सदस्यों की पूरी संख्या के अलावा 1/6 यानी कि 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। मतलब इनका ये कहना है कि राज्यपाल जो है ना वो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं ना उसके 1/6 भाग, 1 के 6 भाग यानी कि 6 में से 1 सदस्य समझो आपको। ठीक है, 6वां भाग उसका, ठीक है, सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। राज्यपाल चाहें तो विधान परिषद में जितनी सारी संख्या है उसके 1/6 यानी कि 1/6 यानी 6 में से 1 का सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। अगर आवश्यकता अनुसार अगर आवश्यकता और पड़े तो आंग्ल भारतीयों को भी नामांकित कर सकता है। आंग्ल भारतीय वो होते हैं दोस्तों जो दूसरे देश के हैं लेकिन भारत में आकर के बस गए हैं, तो राज्यपाल चाहे तो ज़रूरत पड़ने पर उसको भी क्या कर सकते हैं? नामांकित कर सकते हैं, यानी उसको भी उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, या तो फिर विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों वित्तीय शक्ति। वित्तीय मतलब होता है कहाँ पे कितना क्या धन का बंटवारा करना, कितना आय आया, कितना पैसा खर्च हुआ, कितना आया, कितना संसाधन कहाँ पे गया, वितरण हुआ, ये सब चीज़ों का वित्तीय में आ जाता है। ठीक है, बांटने वगैरह से रिलेटेड कहाँ पे कितना खर्चा होगा उसका बजट बनाना। तो राज्यपाल का कर्तव्य है कि प्रति वर्ष यानी हर एक वर्ष बजट विवरण विधानसभा में रखवाए तथा वह पारित किया जाए। बजट मतलब कहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ, कितना खर्च हुआ, तो हर राज्यपाल के पास ये शक्तियाँ होती है कि हर वर्ष वो बजट का विवरण विधानसभा में रखे और उसे पास करवाए कि कहाँ पे कितना खर्च हुआ क्या हुआ। नेक्स्ट है राज्यपाल की सिफारिश के बिना, यानी कि राज्यपाल की सिफारिश के बिना कोई भी वित्त विधेयक विधानसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वित्त मतलब वही कहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ, कितना खर्चा हुआ, ये सब चीज़ों को बिना राज्यपाल की सहमति के बिना
विधानसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है राज्यपाल की प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। यानी राज्यपाल जो है ना वो प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। ठीक है, हर एक 5 वर्ष में वित्त आयोग की नियुक्ति करता है कौन? राज्यपाल। नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले कानूनों के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों को प्राप्त दंड को कम करने, स्थगित करने, बदलने तथा क्षमा प्रदान करने का अधिकार रखते हैं। देखो, मान लो किसी व्यक्ति को कुछ सजा सुनाने वाला है, तो राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके दंड को कम कर सकते हैं, उसको दंड को समाप्त कर सकते हैं, तो उसके दंड को बदल सकते हैं, तो फिर क्षमा कर सकते हैं। इतना अधिकार होते हैं राज्यपाल के पास। राष्ट्रपति राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं ना, तो राज्य के जो उच्च न्यायालय, ध्यान से समझिएगा, जो राष्ट्रपति हैं वो राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं या तो फिर अन्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करते समय राज्य के राज्यपाल की सलाह ली जाती है। मान लो राष्ट्रपति हैं, राज्य के जो उच्च न्यायालय है ना, उसमें से जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं तथा और भी अन्य प्रकार के न्यायाधीश होते हैं, उसको चुनाव करते हैं राष्ट्रपति। तो उस टाइम चुनाव करते समय राज्य के राज्यपाल की सहमति ली जाती है। नेक्स्ट है राज्यपाल के विरुद्ध उसके पदासीन रहने तक कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यानी राज्यपाल जब तक अपने सीट पे है तब तक उसके विरुद्ध कोई भी मुकदमा नहीं चला सकते हैं। नेक्स्ट है राज्यपाल की अन्य शक्तियाँ। देखिए, उपरोक्त शक्तियाँ के अतिरिक्त राज्यपाल को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त है। वह राज्य के आय व्यय, यानी कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, यानी कितना खर्च, कितना आया, के संबंध में महालेखा परीक्षण के प्रतिवेदन को प्राप्त करता है। कितना आया, कितना गया, ये भी अधिकार किसके हाथों में होता है? राज्यपाल के हाथों में होता है। वो चाहे तो इसमें भी वो अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं, कहाँ पे कितना खर्च हुआ, कितना आया, कितना गया। संविधान के अनुसार राज्य का शासन ना चलने पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचित करता है। देखिए, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए तो संविधान में ये प्रस्ताव रखा गया है कि राज्य का शासन ना चलने पर, कि राज्य का शासन नहीं चल पा रहा है, तो उस कंडीशन में राज्यपाल क्या करेंगे? राष्ट्रपति को सूचित करेंगे कि जो हमारा राज्य है उसका शासन नहीं चल रहा है। तो उस टाइम क्या करेंगे? राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो उस टाइम राज्य में क्या हो जाता है? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और पूरे राज्य में राष्ट्रपति ही शासन करने लगती है। जब राज्यपाल को शक हो कि हमारा शासन व्यवस्था अच्छे से नहीं चल रही है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचित करते हैं और उस टाइम सारा शासन व्यवस्था राष्ट्रपति के हाथों में हो जाती है। ठीक है, और राष्ट्रपति ही शासन चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन खत्म हो गया। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।